आपके पसंदीदा जानी। हेलो डिनो भाई। तो आजकल आप स्टूडियो जोन में हैं। इस साल तो मैंने प्रॉपर काम ही किया है। कैसे शुरुआत हुई? अभी मैं चल रहा हूँ स्टार मोड में कि मुझे कोई बंदा जानता है, जबकि कोई सीन नहीं है। फिर मैंने गाना बनाया और मैंने YouTube पे डाल दिया। जाके ढूंढे, सुने ना सुने तो बेहतर है। जानी के साथ हर कोई काम करना चाहेगा। ब्रो वो पागल है हैं? काम को लेके। क्या मैसेज देना चाहेंगे जानी जैसे लड़के को? कहीं ना कहीं अगर माँ बाप मना कर रहे हैं, कभी कभी ना सुनना भी अच्छा होता है। What is the most personal song to you? पर्सनल तो मकाम था, लेकिन अब जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। मजा तो आता है जानी। 4 लोग बोलते हैं कि यार इसको हम जानते हैं तो मजा आता है। Somebody says यार जानी भाई आप जैसा बनना है मैंने जिंदगी में। कोई ना कोई आएगा ब्रो जो हमसे अच्छा होगा, और फिर कोई और आएगा जो उनसे अच्छा होगा। I am a fan of your lyricism. दिल से जवान है ना आप। जानी यही तो सुनना चाह रहा था मैं। तुझे दरिया दिली की कसम। आए हाँ तो कुछ ऐसा चल रहा है। आए आए। मुझे बंदा अच्छा लगता है ब्रो, मैं लूप पे चला के ना दम तोड़ देता हूँ। Assalamu alaikum everybody and welcome to a brand new edition of दोस्त क्या सीन है with me Dino live right here on FM 91। याद रखिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, भाई ये बटन दबाएं ताकि आपके मनपसंद इंटरव्यूज आप सुनते रहें, देखते रहें यहीं पर FM 91 के प्लेटफॉर्म्स पर। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मेरे छोटे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, चाहे वो शोज हों, चाहे वो इवेंट्स हों, चाहे कहीं पर भी हो, एंड वी डू स्टे इन टच बिकॉज आई एम एन एक्चुअल फैन ऑफ दिस गाय। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हिम, जिस तरह बाकियों का रिएक्शन होता है इनको सुनकर, उसी तरह मेरा रिएक्शन था। मैंने कहा यार इस जैसा बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में। ही इज यूनिक, देयर इज नोबडी लाइक हिम। ही इज द पायनियर ऑफ मेलोडिक रैप इन पाकिस्तान। ही इज एन अमेजिंग पोएट स्लैश MC, wonderful guy, you know, and it's so good to have him on the show today. I'm very excited. आपके मनपसंद, आपके पसंदीदा, please welcome on the show जानी। हेलो डिनो भाई, कैसे? हेलो, कैसे हैं आप? मैं फिट, थैंक यू। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है यार। हाँ। बड़े दिनों बाद मुलाकात होती रहती है। मुलाकात हुई थी। इस तरह से मुलाकात बड़े दिनों बाद हो रही है। मतलब आमने सामने बिल्कुल। हाँ, कि बैठ के हम बात करें कि कोई बीच में रोकने वाला नहीं। जो बात है कि क्योंकि जब हमारी मुलाकात होती है तो बड़ी वो वाली मुलाकात होती है कि क्या सह जानी सब याद है ना आपको, हमारी पिछले साल भी ऐसी हुई थी रेड बुल पे कि हम मिले और हाँ, आप स्टेज पे, जब आप नीचे आए मैं स्टेज पे। एग्जैक्टली। सो बट हाउ आर यू यार? आई एम गुड। कैसा जा रहा है सब कुछ? म्यूजिक फिट जा रहा है, म्यूजिक बना रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, बहुत सारे लिख रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। आजकल आप स्टूडियो जोन में हैं। स्टूडियो जोन में बिल्कुल। इस साल तो मैंने प्रॉपर काम ही किया है। वाओ, इनक्रेडिबल। सो एल्बम पे काम हो रहा है? एल्बम पे काम हो रहा है। एल्बम पे काम हो रहा है। एल्बम चल रही है, प्लस ये कि एक EP भी आ रही है अभी। EP भी आ रही है इंशाल्लाह। यार ये मतलब मुझे मेरा पहला सवाल वैसे तो अबाउट अर्ली लाइफ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि यू नो डू यू एवर टेक अ ब्रेक बिकॉज यू राइट सो मच? लेना पड़ता है वो नहीं लोगे तो वो हो जाएगा। हाउ डू यू टेक अ ब्रेक? कैसे? मैंने पूछा था एक कि क्या सीन है, मतलब तला भाई से मैंने एक दिन कहा था कि मुझे ब्लॉक लगा हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब रोज जब ब्लॉक लगे फोन रख के छोड़ दो पीछे। अंजुम या यूनस? TN और TY का भी यही कहना है कि अच्छा। हाँ, तो मैं कभी जब मैं फंसता हूँ तो मैं चले जाता हूँ जे सर के पास, चले जाता हूँ JJ 47 के पास, या मैं जोकी भाई के पास चले जाता हूँ। भाई की आप जरा गैदरिंग तो चेक करें ना आप। हाँ, बड़े लोगों में उठना बैठना। तो यार जानी एक मिस्ट्री है, यू नो, लाइक ऑब्वियसली आपने इंटरव्यूज किए हैं पहले, आपने काफी बातें भी की हैं, यू नो, आपके बारे में आर्टिकल्स भी आए हैं, यू नो, इतना कुछ। स्पॉटिफाई का रेडार का पूरा एक कैंपेन चला, लोगों ने झलकियां देखी जानी की जिंदगी के बारे में। बट जानी की जो अर्ली लाइफ है, जो स्टार्ट है, वो एक यूनिक और एक बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बड़ी एक दास्तान है वो, यू नो, कि एक बंदा स्कूल जा रहा है, यू नो, पढ़ाई कर रहा है, रैप से कोई लेना देना नहीं है उसका दूर दूर तक, और फिर उसने रैपर्स को सुना, लोकल रैपर्स को, और फिर वो इंस्पायर हुआ और उसने फिर छलांग मारी है इसके अंदर। तो एक यूनिक लाइक जैसे कहते हैं ना डिस्कवरी ऑफ रैप एंड हिप हॉप, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे शुरुआत हुई? बिकॉज आई वांट टू नो द डिटेल्स, थोड़ा सा बताएं। मैं स्कूल में था तो लड़के वहाँ सुनते थे रैप म्यूजिक ना, क्योंकि मेरा स्कूल थोड़ा सिविल एविएशन से पढ़ा है मैंने, एयरपोर्ट पे, तो वहाँ सब बर्गर थोड़े ना, तो ये वाला सीन था, यो बॉय। तो वहाँ पे सब रैप सुनते थे, तो फिर मैंने इसी देखा देखी में सुना। हाँ। तो फिर मैंने खुद से एक करने की कोशिश की कि शायद मैं करूँ, तो फिर मैं एक हेडफोन लेके आ गया था। हाँ, तो एक हेडफोन्स लेके आया मैं, उसके ऊपर मैंने ट्राई किया, ऑडेसिटी पे ट्राई किया था। अच्छा, ठीक है। जो लोग गाने बनाते हैं उनको पता होगा ऑडेसिटी क्या है, पहले बहुत चलता था। सही है। तो फ्री था। हाँ, तो उस पर ट्राई किया और उस पर मैंने कोशिश की, कुछ बनता था तो पहले मैं अम्मा को सुनाता था, और अभी तक मेरी वो आदत है कि मैं जो भी बनाता हूँ तो पहले मैं अपनी अम्मा को सुनाता हूँ।
तो मैं उनको सुना देता हूँ कि चेक करें क्या है। तो अब बेसिकली वो पुराने दौर की हैं, तो उनको वो चीज़ें कुछ जैसे शायरी जिसमें हल्की होती है तो वो कह देती हैं इसमें थोड़ा वीक हो। तो ये था। फिर वहाँ से मैंने कोशिश की, इतने में मुझे एक टाइम पे सुल्तान का टेक्स्ट आया, क्योंकि मैं फेसबुक पे गाने डालता था, फेसबुक पे ही डालता था। तो सुल्तान का टेक्स्ट आया और सुल्तान ने कहा गाने बनाते हो? मैंने कहा हाँ ब्रो गाने बनाते हूँ। अब अभी मैं चल रहा हूँ स्टार मोड में कि मुझे कोई बंदा जानता है। समझ रहे हैं आप? तो मैंने इससे बात की, आगे अपने दिमाग में लाइक मेरा सीन है, मेरा सीन है, जबकि कोई सीन नहीं है। कोई सीन नहीं है। क्या एज थी आपकी? 13 और 14। ओह 13-14, ओके सही। सुल्तान का मैसेज आ गया, सुल्तान का टेक्स्ट आया। सुल्तान ने फिर, सुल्तान भी वैसे ही आया जैसे मैं आया था। अच्छा वो ऊपर से आया? हाँ, कि मैं भी बीटे बनाता हूँ। ओहो। मैंने कहा भेजो कुछ, तो उसने कुछ भेजा, हमारी बात होना स्टार्ट हुई। फिर इससे पूछा कि रहते कहाँ हो? तो इसने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा मैं भी यहाँ रहता हूँ। तो कह रहा यार ये तो मेरे घर बिल्कुल यहाँ पे करीब में। ओह। तो ये पैदल आ गया। अच्छा हाँ ओके। तो फिर मेरे पास उस टाइम पे FL स्टूडियो था, और सुल्तान जो है वो मैजिक्स म्यूजिक मेकर करके फ्री आता था, 7 days का ट्रायल लेता था उसका। हाँ। तो वो S4 पे, उसके बाद सैमसंग S4 था, उस पर सुनाता था। अरे वाह ओके। तो हम गाने बनाते थे तो कुछ बनता नहीं था, तो ये सिस्टम होता था। उसके बाद फिर हमने कोशिश की, ट्राई किया कि ये करते हैं वो करते हैं। फिर एक दिन मुझे लगा कि माइक का फॉल्ट है, क्योंकि जब आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो आप फिर ब्लेम डालते हो चीज़ों पे कि माइक सही नहीं है। हाँ ये माइक सही नहीं है। हाँ। तो वो नहीं होता क्या ये लोग मेरे काबिल नहीं है, थोड़ा इस टाइप का। तो फिर ऐसा हुआ, तो मैंने एक माइक ले लिया, नानी से जिद करी। तो यार ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आपका पहला माइक जो आपने लिया था उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग नानी से रिलेटेड कहानी है। नानी के मैं पैरों में पड़ गया था। हुआ ये था। तो मैंने नानी से कहा कि मुझे माइक चाहिए। तो उनको नहीं पता, नानी को ऑब्वियसली कैसे पता होगा कंडेंसर माइक और डायनेमिक माइक में क्या फ़र्क है। और मैं लेके भी नानी को गया हूँ माइक लेने। तो उसने मुझे चेक करवाया, USB माइक था वो, C01U सैमसंग, अभी भी बिकता है वो। तो मैंने वो 10,500 का दिया था उसने उस टाइम पे। हाँ तो वो हमने चेक किया, उस पर रिकॉर्डिंग की, वहीं पे उसने चेक करवाया अपने सॉफ्टवेयर में, मैं घर लेके आ गया और फिर हमने ट्राई किया। फिर मैंने गाना बनाया और मैंने YouTube पे डाल दिया। मैं चैनल नहीं बताऊंगा कौन सा था। तो मैंने वो YouTube पे डाल दिया। अब YouTube पे ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि YouTube वो प्लेटफॉर्म है कि जिससे आप रातों रात हिट हो जाते हो, तो सुपरस्टार बन जाएंगे आप। मुझे ऐसा लगा। ओके। मैंने रात को गाना डाला और मैं सो गया। मैंने कहा कल तो सुबह व्यूज़ ही व्यूज़ होंगे। सुबह में उठा तो उस पर 2 व्यूज़ थे और दोनों मेरे थे। ऐसा था। फिर हमने सुल्तान के घर पे ट्राई किया कि कुछ बनाया, क्योंकि सुल्तान को फिर मैंने बताया कि FL स्टूडियो एक चीज़ होती है, एक डॉ है, तो उस पर काम करो आप। उसने कहा अच्छा। उसने थोड़ा देखा इस बारे में, चेक किया, उसको समझ आया वो। तो उसने फिर इतनी सी उसके बाद नोटबुक होती थी, अच्छा हाँ विंडोज़ की, तो उस पर वो बनाता था। तो फिर हमने वहाँ रिकॉर्डिंग की, वहाँ कुछ ना बने। तो फिर एक टाइम पे आके मेरी अम्मा ने कह दिया कि तुमसे जो है वो हो सकता है, लोगों में अलग अलग टैलेंट होता है, तुम्हारा ये नहीं है। अच्छा अम्मा ने कहा कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट की ये वर्ड यूज़ नहीं किया था, बेसिकली नहीं होता कि ये छोड़ दो कुछ और देखो। तो फिर मैंने सुल्तान को कह दिया कि माइक भेज दो आप। सुल्तान मेरे पास एक क्लाइंट लेके आ गया माइक। हाँ। और फिर मैंने उसको मना कर दिया, पता नहीं क्यों किया, मुझे नहीं पता। शायद मैं उस टाइम पे अगर उसको बेचने का कह देता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। तो मैंने उसको माइक बेचने का कह दिया। नहीं कहा, सॉरी। और फिर क्या हुआ? फिर वो माइक जो था वो रखा रहा। फिर सुल्तान के पास एक दिन हमने काफ़ी लेट चीज़ें डिस्कवर की हैं कि मिक्सिंग क्या होती है, मास्टरिंग क्या होती है, ऑटो ट्यून क्या होता है। तो लेकिन मैं लिखता था। लिखता था क्योंकि वो बचपन से मेरी जो वालदा हैं वो शायरी लिखती थी। तो ये डायरी पढ़ लिया करता था। और मेरे जो चाचू थे वो भी शायरी लिखते थे, तो उनका पहले कॉलम आता था। अच्छा। हाँ, अखबार में। तो वो मुझे वो दादी के ड्रॉज में रखते थे, तो मैं वो निकाल के पढ़ लिया करता था। वाह। बचपन में। वाह। तो शायरी का शौक। तो मुझे वो उर्दू से थोड़ा खास लगाव था। वाह। बचपन से, क्योंकि मुझे वो तहजीब थोड़ी समझ आती थी। वाह, that's amazing। कुछ वर्ड्स जो थे मुझे वो लगते थे कि यार मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं पढ़ के। वाह। तो शायरी से कनेक्शन वहाँ से, शायरी से कनेक्शन वहाँ पे था। ठीक है। तो मुझे एक बात है, अब इतनी डिस्कवरी हो रही है, इतनी जद्दोजहद हो रही है, शायरी भी डिस्कवर हो गई भाई, म्यूजिक के डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, आप और सुल्तान लगे हुए। When was the point where you and Sultan felt कि हाँ यार I think कि अब कुछ सीन बन रहा है हमारा, कि अब हम जो चीज़ें निकाल रहे हैं उससे कुछ फीडबैक मिल रहा है,
अब हमें लग रहा है कि हमें समझ आ गई ये गेम क्या है, अब हाँ यार अब ये करना है, होता है ना कि एक पॉइंट पे आपको लगता है कि क्लिक हो गया। मैं लिखता था, एक दिन सुल्तान ने कहा कि यार ये रिकॉर्ड कर कुछ ना इस पे। मैंने एक गाना सुना था तो मैंने कहा था कि इस टाइप का कुछ बनाते हैं, और उसने बना दिया था फ़ौरन से। और वो जो अचानक से आमद होती है ना कि ब्रो ये करना है, तो वो मैंने रिकॉर्ड करी कोई 4 बार, जो कि अलग लेन मेरा एक गाना है सबसे पहला। अलग लेन वो थी। जाके ढूंढे, सुने हाँ ना सुने तो बेहतर है ना सुने तो बेहतर है। तो उसके बाद फिर मैं चला गया वॉशरूम। मैं बाहर आया तो उसने कुछ अलग ही किया हुआ था मिक्सिंग में, तो मुझे मज़ा आने लग गया। और मैंने कहा ब्रो तो गाना बनाना चाहिए। मैं लिखता बहुत लेट था, बहुत स्लो लिखता था पहले। तो फिर मैंने उस पर ट्राई किया, मैंने पूरा गाना लिखा, पूरा गाना बनाया। उसके बाद फिर हमने वो डाल दिया। सुल्तान मेरा पहले सब देखता था, मेरा इंस्टा। मैं बता रहा हूँ सुल्तान ने मुझे खड़ा करा है। वाह, समझ रहे? सुल्तान ना होता, ऑब्वियसली सुल्तान ना होता तो मैं ना होता। शाउट आउट टू सुपर डुपर सुल्तान, इनक्रेडिबल टैलेंट। ब्रो सुल्तान ने मेरा इंस्टा बनाया है, मेरे अकाउंट्स बनाए हैं, मेरा यूट्यूब बनाया है, ठीक है, मेरे गाने मिक्स कर रहा है, ठीक है, उनके आर्ट कवर्स बना रहा है, उन पे लिरिक्स डाल रहा है, विजुअलाइजर है तो विजुअलाइजर बना रहा है। मतलब एक बंदा वो 10 हाथों से काम कर रहा था उस टाइम पे। तो यू ओ अ बिग चंक ऑफ योर करियर टू सुपर डुपर सुल्तान। 80% मैं उसको देता हूँ। मतलब कि सुपर डुपर सुल्तान नहीं होता तो आज जानी आना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, होता ही नहीं। इनक्रेडिबल यार। अब लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि जाहिर है सुपर डुपर सुल्तान एक बड़ा मिस्टीरियस आदमी है। वो तो बहुत ही मिस्टीरियस आदमी है, मतलब वो तो बात आप उनसे मिले तब भी मिस्टीरियस। मैंने उससे कल कहा, मैंने कहा जाऊंगा पॉडकास्ट में, चलोगे? तू जा मतलब मैं बता रहा हूँ, बड़ा एक उससे आप मिलके भी आपको लगता है कि कुछ मैं जान नहीं पा रहा इसके बारे में, क्योंकि वो इतना खामोश तबीयत का आदमी है। मुझे असल में मुझे साल होगा उसके साथ, तो मैं उसके चेहरे से पकड़ लेता हूँ कि आज ये किस मूड में। अच्छा, क्योंकि एक बॉन्डिंग ऐसी हो गई है। हाँ, मुझे समझ आ जाती है कि आज इसका मूड है कि बात करेगा ज्यादा, या आज इसका मूड है कि आज ये बोलना चाहो। और मुझे इसके चेहरे से पता लग जाता है। कभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं इसका चेहरा पढ़ के बोल रहा हूँ तुझे नींद आ रही है। हाँ यार। मुझे एक बात बताए, सुपर डुपर सुल्तान जैसे मैंने आपको बोला कि बड़ा मिस्टीरियस आदमी है, ज्यादा खामोश तबीयत का आदमी है, ज्यादा बात नहीं करता, उसका काम ज्यादातर बात करता है उसके लिए। अगर कोई फैन है सुपर डुपर सुल्तान का, तो उसको क्या बताना चाहेंगे आप इस आदमी के बारे में? क्योंकि ऑब्वियसली इंशाल्लाह एक दिन मैं उनको भी बुलाऊंगा शो पे। इसके सामने बोलो कम। उससे बात ज्यादा करोगे ना तो वो समझेगा कि नहीं यार आप चाह रहे हो कि हाँ आप ज्यादा बोल के अपने आप को दिखाना चाह रहे हो कि मैं कितना कूल हूँ। मैंने तो बहुत बातें की थी सुपर डुपर से। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उसको ऑब्वियसली जो नया बंदा है, आप तो नया नहीं हो ना उसके लिए, तो वो आपको जानता है कि आपका काम है। लेकिन जिसका काम नहीं है, जो ज्यादा बात कर रहा होगा, तो सुल्तान, हाँ उसको मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुल्तान को ये लगता है कि वो बंदा दिखाना चाह रहा है कि वो कितना कूल है, तो उसकी इस बात पे शायद नहीं समझ आती। मुझे एक बात है, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल? बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोड्यूसर्स आउट देयर। जानी के साथ हर कोई काम करना चाहेगा, जानी के साथ हर कोई मतलब जुड़ना चाहेगा। ब्रो वो पागल है काम को लेके, पागल है। हाँ, मतलब वो पागल वर्ड में उसके लिए यूज करूंगा इस सेंस में कि वो एक्सपेरिमेंटल, उसको बहुत शौक है बनाने का। उसने मुझसे हाइपर पॉप्स करवाए हैं। मैंने सुना बिल्कुल अलग है। एक गाना और पड़ा है हमारा, उसने बनवा के छोड़ा हुआ है, इंडी भी करवाया हुआ है, उसने सब करवाया। उसने मुझे गाया कि तू गा, और राइट ऑन टाइम पे मैंने गाया है। मुझे पता है मैंने कैसे गाया है। बिल्कुल। तो उसका ऐसा सीन है कि वो कहता है बस कि काम जो है ना उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो मतलब आपको ये क्वालिटी उसकी पसंद है कि यार इसमें कोई लिमिट नहीं है। प्लस ये कि वो जानता है कि जब मैं माइक पे खड़ा हूँगा, उसको पता है, मैंने नहीं सुनाया होगा उसको, मैंने नहीं बताया क्या है, वो बीट से पकड़ लेगा। ट्रस्ट है कि ये क्या करने वाला है। उसको पता है कि मैं माइक पे खड़ा हूँ, तो उसको पता है कि मैं क्या करूँगा। अब मुझे एक बात बताए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकाम। मकाम, आप obviously I feel like that was when Johnny arrived. मतलब कि मकाम से पहले भी ट्रैक्स थे, but मकाम was the one which सबसे ज़्यादा आवाम ने रिलेट किया पहली दफ़ा, क्योंकि एक उसमें एक बड़ी रिलेटेबिलिटी, उसके लिरिक्स में बड़ी रिलेटेबिलिटी, उसका जो फ्लेवर था, वो लोग बड़ा यूँ हो गए कि यार ये तो हमारी बात कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं, बहुत सारे लड़के ख़ास तौर से। मकाम कैसे बना, इतना टाइम क्यों लगा उसको बनाने में, जो लिरिक्स हैं उसकी सोच क्या थी, पूरा ज़रा थोड़ा सा बताएं मकाम के टाइम का। मकाम मैंने कैप्स में लिखा है,
बताया था शायद मैंने काफ़ी जगह पे, लेकिन मैं आज दोबारा बता दूं, मकाम मैंने गैप्स में लिखा है। कितने गैप्स में? मैंने आई गेस 3 फ़ोन्स चेंज किए थे क्योंकि 2 छिन गए थे। हैं? क्या मतलब? एक मेरा फ़ोन में लिख रहा था, वो तब छिना था, उसके बाद दोबारा एक छिना था, और फिर थर्ड वाले के ऊपर मैंने वो गाना लिखा था। एक सेकंड, जो लिरिक्स लिखे हुए थे वो याद थे मुझे। ये अच्छी बात हो गई। ओके, थैंक गॉड। क्योंकि गाने कम होते थे ना उस टाइम पे। जब गाने आपके पास कम हो तो आपको पता है कि आपने क्या लिखा है। ओह वाओ, थैंक गॉड। अब गिनती के बने ही 2 गाने हैं। सोचिए अगर आपको याद ना होता। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी। तीसरा फोन मिल गया। तीसरा फोन था, फिर मैंने लिया और फिर मैंने उसके ऊपर जो याद था वो लिखा, फिर बीट स्विच पे लिखा और फिर वो गाना बन गया और फिर मैंने डाल दिया। और मैंने ये सोचा नहीं कि मतलब उस टाइम पे मैं इतना एनालिटिक्स पे तवज्जो नहीं देता था कि ठीक है चल रहा है। अब देता हूँ, अब सब चीज़ें देखता हूँ अपनी, ये स्पॉटिफाई कहाँ जा रहा है, यूट्यूब कहाँ जा रहा है, वहाँ तब नहीं देखता था। तो मकाम जब when it started to blow up, मकाम मुझे याद है अभी भी कि किसी एक लड़के ने आके, कोई समझे कुछ हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो वो मुझे हटाने के लिए मुझे बोला था यार वो इस पे सही व्यूज़ नहीं आए। तो फिर मैंने इस बात पे जाके चेक किया था, तो उस टाइम पे कोई वीक में 27,000 थे। That's not bad यार, that's not that bad। अब फील होता है कि वो बुरे नहीं थे, उस टाइम पे लगा था कि बुरे हैं। बहुत बुरा है मतलब, ओके। हाँ, पर जब मकाम से फीडबैक आना शुरू हुआ, जब चेंजेस आए, चीजें आई, तो क्या फीलिंग थी कि मुझे नहीं पता था मकाम का क्या चल रहा है। सच बताऊं तो मुझे मेरे पड़ोसी हैं, मेरी एज के ही हैं, तो उन्होंने बताया था कि मैंने एक दोस्त की व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखा है तो हाँ, तो मुझे वहाँ से थोड़ा लगा कि हाँ यार थोड़ा कुछ चल रहा है। फिर मैं जाके देखता था। हाँ। तो फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं ब्रो, आगे गाने बनाते रहते हैं तो ये चलता रहेगा, और फिर वही हुआ कि वो चलता रहा। मुझे एक बात बताए, अब एक चीज़ जो कि बहुत से लोग आपको क्रेडिट देते हैं, बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो, मुझे ये बात पता है कि जो मेलोडिक रैप है और द यूज ऑफ ऑटो ट्यून इन द राइट वे, एक तो होता है कि लोग वैसे ही बड़ा डिस्करेज करते हैं ऑटो ट्यून यूज क्यों कर रहे हैं, हालांकि वो एक टूल है जिस तरह बाकी टूल्स होते हैं। ऑटो ट्यून को सही तरह इस्तेमाल करना, मेलोडिक रैप करना, जो कि एक बड़ी यूनिक चीज़ आपने लेकर आए मार्केट में, ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है क्योंकि बहुत सारे रैपर स्ट्रेट रैप करते हैं, फ्लो चेंजेस होते हैं, केडेंस डिफरेंट होता है, डिलीवरी डिफरेंस होती है। लेकिन जो मेलोडिक रैप का जो एलिमेंट है, जो कि अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे अमेरिका के रैपर्स हैं, यूके के भी रैपर्स हैं, यूरोप के रैपर्स हैं जो ये ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने ऐसा शुरू नहीं किया। आई थिंक यू वर द फर्स्ट टू डू इट। ये जो डिस्कवरी थी कि यार ये स्टाइल लेकर आना है, ये कैसे हुआ कि मतलब कि ये कब डिसाइड किया कि यार ओके स्ट्रेट रैप नहीं करेंगे, इस तरह लेकर चलेंगे इस चीज़ को, और ये मेरा स्टाइल होगा और ये इफेक्ट्स इस पर डालेंगे? मतलब कि आई एम श्योर सुल्तान और आपने बैठ के डिस्कशन की होगी कि यार इसको करना है, क्योंकि एक रिस्क भी है ना, हो सकता है लोगों को पसंद ही ना आए, ये भी एक रिस्क होता है दिमाग में इंसान के। तो ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? ब्रोश, मुझे ना शुरू में अपनी आवाज़ पे वो नहीं था कि शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी आवाज़ पतली थी थोड़ी सी, तो मैंने आवाज़ थोड़ा काम किया है। ये मैंने बताया कैसी थी होगा नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, भारी हो गई ना, भारी हो गई तो पतली आवाज़ थी तो इसलिए हो नहीं पाता था कुछ। तो अब वो जो आप रैप कह रहे हैं ना कि खड़े लफ्जों में होता है, तो वो उस पर हो नहीं सकता था। और मुझे शुरू से थोड़ा बहुत शौक था कि यार मुझे मेलोडी सुन के मजा आता है। तो ह्यूमन नेचर है कि उसको सुर सुनाओ तो उसको मजा आएगा, तो मेरे साथ वो था। तो मुझे सुनता था, मुझे अच्छा लगता था, और फिर जब अलग लेन के टाइम पे हमने ट्राई किया तो वो और अच्छा निकल गया। फिर वहाँ से चलता रहा, लोगों ने कमेंट किए कि यार ये क्या ऑटो ट्यून डाला हुआ है, ये वो। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जब सब करने लग गए तो नीचे कमेंट आने लग गए, मेलोडी किंग ये वो। तो फिर मैं अभी अब जाके मैंने क्लेम किया है, मैं पहले नहीं बोलता था खुद को, ना मैंने किसी गाने में कहा, लेकिन फिर मैंने नॉस्टैल्जिया में क्लेम किया कि हाँ हूँ अब। सही है, क्योंकि फिर मेरा बनता था, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब मैं वो चीज कर रहा था ना, तब मुझे लोगों ने बोला कि यार इसमें इतना ऑटो ट्यून भरा हुआ है ये वो। और अब जाके वो पूरा सीन कर रहा है, ऑलमोस्ट सब कर रहे हैं। मुझे ऐसे ऐसे रैपर दिखते हैं कि जो बिगी स्मॉल्स की तरह आते थे बीटों पे, अब वो ऐसे आते हैं कि मैं तो हैरत करता हूँ कि इनको क्या हो गया कि चेंज आ गए। सही है। मुझे अब थोड़ा सा लिरिसिज्म पे बात करते हैं। नाउ When I hear your lyrics, obviously because आपने कहा कि आपका पोइट्री का एक इंस्पिरेशन है बचपन से, क्योंकि वालदा की वजह से भी और चचा की वजह से भी, और ज़ाहिर खुद भी शौक था बचपन से उर्दू पढ़ने का, और उर्दू से एक लगाव भी था। अब ज़ाहिर है जब आप
यू नो रैप करते हैं, हिप हॉप करते हैं, यू नो आप उसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है आप नहीं चाहते कि बहुत ही ज़्यादा मैं इतनी सलीस उर्दू में चला जाऊँ या इतनी ज़्यादा हैवी उर्दू बोल दूँ कि अगला हजम ही ना कर पाए। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको मैं मॉडिफाई कर लूँ। लेकिन जब आपकी बारी आई कि यार मैंने अपना एक अलग लेन लेके चलनी है, मेलोडिक रैप भी करना है, मेरा साउंड भी डिफरेंट होगा, अब जब लिरिक्स पे बात आई तो आपने इसको किस तरह बैलेंस किया कि यार मैं पोइट्री तो कर रहा हूँ बट मैं इसको बहुत हैवी रखूँ, लाइट रखूँ, या मैं प्योर पोइट्री करूँ? मतलब वो जो पूरा प्रोसेस था डिस्कवर करने का कि यार मैं, क्योंकि योर्स इज एसेंशियली पोइट्री, अगर आपके लिरिक्स पढ़ते हैं तो दैट्स पोइट्री एसेंशियली, तो उस चीज़ को बैलेंस कैसे किया गानों में? डीनो भाई, ये मकाम के टाइम पे मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि अगर आप ईपी बनाओ ना तो वो सब सेम गाने नहीं रखो, उसमें अलग अलग रखो, जो चल जाए उसको लेके चलो। तो मकाम के टाइम पे भी ये हुआ था कि मकाम पे जब मैंने शायरी की थी तो वो चल गई थी, तो मैं उस चीज़ को लेके गया आगे और लेके गया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो वो चली, तो मैं लेके आज तक चल रहा हूँ उसको। तो ये सिस्टम था। और शायरी का ऐसा है कि ज़्यादा गहरे अल्फाजों में बात हो ना तो रैप म्यूज़िक एक ऐसी जॉनरा है कि आपको पता नहीं होता कि अगर आप मेरी कोई गहरी बात सुनेंगे और 4 बातें मैं आगे निकल जाऊंगा तो जितने में आप पीछे वाली सोचेंगे मैं तो बहुत आगे निकल खत्म कर चुका हूँ गाना। ऐसे बात है। ऐसे तो मुझे यह था कि मैं बात करूँ सिंपल वर्ड्स में हो लेकिन गहरी हो, क्योंकि मैंने ऐसे गाने बनाए थे। जस्ट क्राई नो क्यूज में मैंने इतनी शायरी की थी कि मुझे वो खुद जो है वो बाद में सुन के लग रहा था कि मैंने क्या किया ये। तो फिर मेरा ये होता है शुरू से कि मैं कोई बात ऐसी करूं कि गहरी हो लेकिन सिंपल वर्ड्स में हो कि लोगों को वो फौरन से समझ आए, वो पकड़ लें। मुझे एक बात बताएं, you've written so many tracks। अब ये मैंने अंजुम से भी पूछा था। अब ऑब्वियसली आप लोगों की जितनी क्वांटिटी है गानों की, जितना कैटलॉग है, राइट, आप इतने गाने लिखते हैं कि कभी कभार कुछ ऐसे गाने आप लिख जाते हैं कि जो लोगों को बहुत हिट कर जाती है, लेकिन आप सोचते हैं यार ये मैंने तो एवं ही लिखा था। ये भी एक बड़ा एक सवाल है, बाय द वे हमारा सवाल है कि कभी कभार गाना ऐसे लिखते हैं बड़े दिल से गहराई से, आपने बड़ा टाइम लगाया उस पर, लेकिन वो हिट नहीं करता। फिर कुछ कभी बार आप ऐसा गाना लिख देते हो जल्दी में, उसी वक्त स्टूडियो में बैठे हुए ठक 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 15 मिनट में गाना आपने लिख दिया, निकाल दिया, वो हिट कर जाता है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते। सही। तो एक तो इसको बैलेंस आप कैसे करते हैं? आपने एक टेक्निक बताई कि आपने डिस्कवर की है। पहले डीनो भाई मैं ऐसे लिखता था कि मैं बिल्कुल सोच के बैठ के कि पूरा प्लान करके लिखा मैंने, और वो थोड़ा गहरा होता था, लाजमी सी बात है। तो अब कुछ गाने, जैसे एक कॉफी शॉप गाना है मेरा, एक कह दो ना गाना है, वो गाने यू फील मी, अभी जितने मेरे गाने आ रहे हैं वो मैंने सब बैठ के लिखे हैं। सही है। फौरन सही है। स्टूडियो में लिखा और रिकॉर्ड कर दिया। सही है, ये चल रहा है। ठीक है। तो अब कॉफी शॉप पे मुझे हैरत थी कि यार मैंने तो ये यूं लिखा है, ये चल कैसे रहा है? चल गया, वो मुझे नहीं पता कैसे। तो अब ऐसा है कि फिर मैंने सोचा कि यार कि जो बात मैं करता हूँ ना फौरन से लिख देता हूँ, वो चल जाती है। और जो बात मैं सोचता हूँ ना वो थोड़ा लोग उसको नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ऑब्वियसली वही बात आ गई आपकी मेरी वाली कि वो गहरी इतनी होती है कि लोग बोलते हैं कि क्या सोचें, आगे चलो। सही। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अभी लिखता हूँ, घर पे जो लिखता हूँ उसके अंदर मैं कुछ बार्स ना वो जान के नहीं लिखता। ओके, कुछ गैप्स देता हूँ, लाजमी देता हूँ। और फिर मैं स्टूडियो पे जब माइक पे रिकॉर्डिंग पे खड़ा होता हूँ तो मैं वहीं के वहीं लिख देता हूँ, राइट, ताकि वो उसी वक्त फ्रेश ऑथेंटिक। हाँ, तो वो दोनों चीजें फ्यूज हो जाती हैं। बहुत आला, दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक यार। ये मैंने कुछ दिन पहले डिस्कवर किया, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ मंथ पहले। तो ये मैंने निकाला था। व्हाट इज योर, लाइक द क्वेश्चन आई वाज कमिंग टू, बिकॉज़ आई आस्क्ड TA and he said that his most favorite song that he's ever written, जो कि उस, because obviously as a rapper, as a MC, as a hip hop artist, you know, I think of you as a singer, frankly speaking. I think you're just amazing with your melodies. इतना बड़ा कैटलॉग है, इतने गाने लिख लिए हैं जानी ने अब तक, कौन सा वो गाना है जो अगर कोई फैन सुनना चाहे और जानना चाहे जानी को कि उसकी अंदर की फीलिंग्स क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है you guys write about yourself, not about what you experience. What is the most personal song to you? ब्रो पर्सनल तो मकाम था, लेकिन अब जिंदगी आगे बढ़ चुकी है तो बहुत कुछ हो गया है। Right, in recent times, what's the most personal? क्या अगर कोई बंदा सुने बोले यार जानी अपनी बात कर रहा है, सिंस तुम होगा। सिंस तुम, really? क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक उम्र का वो हिस्सा भी चल रहा है ना, जिसमें ये चीजें चल रही है, प्यार मोहब्बत बहुत होता है। Wow, okay, so if someone wants to understand you, सुन सकता है। okay, सही है। मुझे एक बात बताए, now let's talk about
something that a lot of famous people go through, pressures of fame. अभी हमारी थोड़ी देर पहले हम छत पे खड़े हुए थे तो हमारी बात हो रही थी और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला कि आपने बोला था कि आप एक बबल के अंदर रह रहे हो, कि जानी की लाइफ एक बबल के अंदर महदूद हो गई है, कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, अचीवमेंट्स मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, पैसा, फेम, फैमिली की एक शान बढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन उसका एक डार्क साइड नहीं कहेंगे, लेकिन एक अदर एलिमेंट भी है, लोनलीनेस, थोड़ा प्राइवेसी, थोड़ा थोड़ा सा देख समझ के चीजें चलना, इस तरह करके। इस पे मैं थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं कि लाइफ बिफोर फेम एंड लाइफ आफ्टर फेम, गुड एंड बैड, क्या चेंजेस आए आप? मजा तो आता है जानी, क्योंकि जब चार लोग बोलते हैं कि यार इसको हम जानते हैं तो मजा आता है कि यार हाँ ठीक है मैंने कुछ किया लाइफ में। बट आप कुछ चीज़ ऐसी है कि आप खुल के नहीं कर सकते ना, कि अब हम कभी होटल पे बैठ जाएं तो अभी मैंने एक वीडियो मेरी किसी ने ऐसे बना ली थी, मैं बैठा हूँ दोस्तों में, उसने स्टोरी पे लगा कि मुझे टैग किया हुआ है कि यहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ, जगहें बदलनी पड़ जाती हैं कि ये पता लग गया यहाँ आता है, तो अब दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ पे पता लगेगा, फिर जगहें चेंज होंगी। राइट। और दूसरा ये कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको, जैसे आप किसी से रोड पे लड़ नहीं सकते यार। यार एक बड़ा मसला है ये कि आपको आपकी हट नहीं सकती है। मैं उसको अगर मारूंगा तो वो काउंट नहीं होगा ना। भाई तो इनके बचपन के दोस्त भी है स्टूडियो में इस वक्त, उनसे मैंने कंफर्म किया था कि जानी जो ना पहले बड़ा इनको गुस्सा आता था, अब बड़े शांत हो गए, बड़े पीसफुल हो गए। अब तो बिल्कुल यूं बैठे हुए ना बुधा पोज में, कोई सीन ही नहीं है। सही है, तो मतलब इजी हो गया। हाँ, शायद मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, मुझे चीजें समझ आने लग गई हैं। राइट। तो ऐसा है कि अब रोड पे does it bring a sense of loneliness because you feel like you can't go out? बिल्कुल ब्रो, होता है, लोनलीनेस फील होती है आपको? होता है, क्योंकि मैं हर किसी को दोस्त नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या उसको ये ना लगे कि मैं उसको यूज करूंगा, या वो मुझे ऐसा ना लगे कि वो मुझे यूज कर रहा है कहीं ना कहीं। But that's not a way to live though, bro. How does one live like that? ब्रो, जो पुराने दोस्त होते हैं ना वो पुराने होते हैं, मतलब उनको आपने होल्ड ऑन करके रखा। हाँ, पुराने दोस्त पुराने होते हैं, आपके स्कूल के बाद से दोस्त नहीं बनते, आपके दोस्त बन ही नहीं सकते। वाकई ये सब यूनिवर्सिटी और ये सब वाले सीन जो होते हैं ना, ये सब ऑफ होते हैं। really believe जब से पैसा इन्वॉल्व होता है ना लाइफ में, वहां से सब रिलेशंस फेक होते हैं। Really, you believe that? मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मतलब अगर आप एक मुकाम पे पहुंच गए तो उसके बाद दोस्तियां करना नहीं होता। आसान नहीं है ना। दोस्त ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं अच्छे, लेकिन बड़ा रेयर हो जाती है ये चीज। लेकिन वो जो गहरी दोस्ती, हाँ गहरी दोस्तियां, जैसे अभी इनके बच्चों के दोस्त हमारे साथ बैठे। हेलो, कब से जानते हैं आप तला को? टाइम हो गया बहुत। कितना टाइम हो गया? हमारी दाढ़ी भी नहीं आई थी। काफी टाइम हो गया। काफी टाइम। ओके, सो यू आर सेइंग दैट आपके दोस्त इस इंडस्ट्री में या एक सर्टेन अचीवमेंट के बाद नहीं बन पाते, उस तरह से नहीं बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है, हर किसी का अलग अलग होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नहीं बन सकते, क्योंकि मैं थोड़ा वैसा बंदा भी नहीं हूँ कि अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो बहुत दोस्त है, और अगर कोई ऑफ है तो बिल्कुल। बट इज दैट वर्थ द फेम? लाइक इफ यू हैव टू बैलेंस कि यार फेम पैसा, बैलेंस तो करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। आपको लाइफ में आपको जीना है, तो आपको दोनों चीजें लेके चलनी होंगी। अगर किसी को नहीं भी बनाना दोस्त, तो उससे भी आपको दो बातें करनी पड़ेंगी। नहीं करोगे तो ये होगा कि यार बारी है। जो बात है, मुझे एक बात बताए, लाइक नाउ देयर सो मेनी यंग पीपल दैट वांट टू बी लाइक यू, यू नो, इवन दो यू आर वेरी यंग योरसेल्फ, आप खुद भी काफी यंग हो, बट देयर सो मेनी यंग पीपल हु वांट टू बी लाइक यू, यू नो। ये भी तो एक प्रेशर है ना कि somebody looks at जानी है, मुझे इसकी लाइफ चाहिए यार, और मुझे इसके जैसा बनना है। और फिर आप सोचते हैं, आई डोंट नो, एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ, वाकई मेरे जैसा बनना है, यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप मुझसे भी बेहतर बन सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन। बट हाउ डू यू टेक इट व्हेन समबडी सेज यार जानी भाई आप जैसा बनना है मैंने जिंदगी में? हर इंसान एक सा नहीं होता, तो शायद ना बन पाए, मुझसे बेहतर बन जाए, तो कुछ नहीं पता होता। क्योंकि मैं भी ये काम जो है करूँगा एक टाइम तक ही। हर जगह बदलती है, हर चीज़ की जगह बदलती है, पत्थर की भी जगह बदलती है, ठीक है। तो हम इंसान हैं, हमारी तो फिर भी बदलेगी। तो कोई ना कोई आएगा ब्रो जो हमसे अच्छा होगा, और फिर कोई और आएगा जो हमसे अच्छा होगा, तो ये तो चलता रहेगा। बट अगर ये ना चले तो ब्रो लाइफ ही एंड हो जाएगी ना। हाँ, जो बात है। बट नो, बट दैट ये आई थिंक ये आपके लिए खुद के लिए भी एक मोटिवेशन रहती है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोजीशन परमानेंट नहीं है।
आप कभी ना कभी आपको कोई चैलेंज करने आएगा. अगर मुझे ये पता होता कि मेरी पोजीशन जो है परमानेंट है तो फिर मैं काम ही क्यों करता. Mic drop bro. Mic drop. That's a mic drop moment. That is a mic drop. ये बड़ी बात कर दी इस लड़के ने कि यार अगर मुझे पता होता मेरी परमानेंट पोजीशन में काम क्यों करता. वाह सही है. मैंने ये बड़ी गहरी बात है यार. मैंने इस साल 26 गाने फेंके हैं. 26 गाने फेंके और अभी भी मेरे कुछ 5-6 ये 26 गाने हुए हैं कि मतलब आप ये आपका ये साल ये मुझे जो काउंट हुए हैं वो है जो मुझे नहीं पता कि मैंने 1-2 फीचर यहाँ भी दिए हुए जो रिलीज हो गए होंगे तो मुझे मतलब ऐसे याद नहीं है. वो भी मुझे ऐसे नहीं पता लगा. मुझे किसी पेज ने एक वीडियो डाली हुई थी, रील डाली हुई थी, वहां से पता लगा कि मैंने 26 गाने फेंके हैं सर. That's crazy यार. But how do you? Okay, this is very interesting. Okay, I've worked with you on a song. Shout out to DJ Abdur. It'll come out very soon. So I know that you're amazing at lyricism. I am a fan of your lyricism, bro. I don't know why. When you write something, I'm just like, oh my god, I can so relate to your lyrics. I don't know why. एक spiritual है कि मैं when I listen to your lyrics, I'm like, oh my god, I can relate to what he's saying. You know what I mean? Even though हमारे में age gap भी है, लेकिन फिर भी I still relate to your lyrics. And I'm thinking, दिल से जवान है ना आप. जानी यही तो सुनना चाह रहा था मैं. मुझे but मेरा सवाल ये है, and this is from the perspective of an artist, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है लिरिसिज्म. चाहे मैं खुद लिख रहा हूँ या कोई और लिख रहा हो, whatever. इतने लिरिक्स लिखना, ये जो प्रैक्टिस है कि इतने मैंने लिरिक्स लिखने हैं और बार बार लिखने. 26 गाने को मजाक नहीं है ब्रो. 26 से ज्यादा लिखे होंगे आपने. ज्यादा ऑब्वियसली एल्बम भी बना रहा था उसके हिसाब से तो और 40 गाने 50 गाने ऐसे कुछ है. You must have written thousands of songs by now. How do you keep yourself fresh? Because जब आप लिरिक्स इतने लिखते हैं तो ऑब्वियसली एक टैलेंट होता है. अगर सिंगर भी है तो सिंगर भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है. वो कहता है यार मैं 6 महीने का ब्रेक ले लूँ, 1 साल का ब्रेक ले लूँ, थोड़ा सा मैं कम बैक करता हूँ थोड़े अरसे बाद जब मुझे फील होगा कुछ. बट यू गाइस आर कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग. तो ये जो एक प्रैक्टिस बन चुकी है, इसमें एग्जॉस्ट होने का कोई डर या इस तरह की कोई चीजें, राइटर्स ब्लॉक में भी? मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सब तरीके का म्यूजिक सुनता हूँ. मैं भी गजल पे आया हूँ. नहीं यार, अभी गजलें सुन रहे हैं. तुझे दरिया दिली की कसम. हाँ तो कुछ ऐसा चल रहा है आए. तो मैं ये सुनता हूँ. अब फिर मतलब मैं म्यूजिक शिफ्ट बहुत करता हूँ, यहाँ से वहाँ, कुछ से अभी गजल चल रही है, अभी कुछ और चल जाएगा, अभी लिल वेन चलेगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद कोई कराची का रैपर चलने लग जाएगा. तो ये सब चलता है. So you keep yourself fresh by listening. तो जब मैं लिखता हूँ ना तो एक एक दरवाजा खुलता है. तो मुझे कहीं ना कहीं से वो चीजें समझ आती हैं. अब जैसे कह दूं ना कि अंदर एक बार है कि तुम्हें मौत आ जाएगी शर्म नहीं, ठीक है. अब ये बार काफियों को नहीं पता कि ये बार सज्जाद अली की है. अरे हाँ, यस. कौन सा गाना था ये? याद तो आती होगी. ओ माय गॉड, यस. तो सज्जाद अली से तो मेरा अलग से थोड़ा ये वाला, क्योंकि सज्जाद अली जो है मुझे नहीं पता था कौन है, मैं बहुत छोटा था. तो मेरी अम्मा जो है वो जुनैद जमशेद की वो फैन थी. और साथ में सज्जाद अली की भी. तो उन्होंने बताया था कि सज्जाद अली एक म्यूजिशियन है. मुझे नहीं पता था कि कौन है, मैं बहुत छोटा था. उन्होंने फिर मुझसे सज्जाद अली का गाना बेबिया डाउनलोड करने का कहा. स्पॉटिफाई वगैरह कुछ नहीं होता था. तो उन्होंने कहा ये सुनो. तो मैं बेबिया बहुत सुनता था. वहां से मुझे पता लगा कि सज्जाद अली कौन है. वो मेरी अम्मी ने बताया था मुझे सज्जाद अली का. क्रेजी. ये था. तो मुझे बताएं, हु इज an inspiration for Jani? Because Jani का स्टाइल इतना यूनिक है, चाहे वो लिरिसिज्म हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो रैपिंग हो, कुछ भी हो. आप एक बड़े यूनिक आदमी हैं. तो ऐसे यूनिक आदमी को कौन इंस्पायर करता है? ब्रो मुझे ना गानों से ज़्यादा ना लोग समझ आते हैं. क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मुझे बंदा समझ नहीं आता ना, मैं गाना नहीं सुनता. ओके, थोड़ा सा एक्सपैंड करें इस बात. जैसे मुझे अगर कोई रैपर है, मुझे नहीं समझ आया, उसकी पर्सनैलिटी मुझे ऑफ लगी, तो मुझे उसकी आर्ट भी समझ नहीं आएगी. वाकई? जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ये अगर रैपर बन जाता है और आपकी मुलाकात हो गई, मेरी मुलाकात होती है और ये मुझे बंदा ऑफ लगा ना, तो कितना भी अच्छा आर्टिस्ट मैं काम में नहीं सुनूंगा. नहीं यार, वाकई? हाँ, मुझे ये. और दूसरा आप आर्ट और इंसान को सेपरेट नहीं कर सकते? हाँ ब्रो, नहीं होती. रियली? मुझसे, क्योंकि वो ब्रो वो खुद वो चीज़ डाल रहा है, अपनी पर्सनैलिटी डाल रहा है वो अपनी आर्ट में. तो कहीं ना कहीं उसकी आर्ट भी वो चीज़ बताएगी कि वो कौन है. तो मुझे इसलिए मैं बंदा देख लेता हूँ. मुझे नहीं समझ आता, मैं गाने भी नहीं सुनता. मुझे बंदा अच्छा लगता है ब्रो. मैं लूप पे चला के ना समझ रहे दम तोड़ देता हूँ.
Who's your inspiration? Who's the person that मैं स्टार्ट किया था जूस वर्ल्ड सुन के। इससे पहले मैं सुनता था लाइक टूपाक वगैरह को सुना है, एमिनेम को सुना है। जूस वर्ल्ड को थोड़ा मुझे वो यूनिक लगा, उसका वोकल टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा बहुत यूनिक है, अलग था, बहुत अलग। बाकी रैपर्स के अंदर फेरोसिटी थी थोड़ी सी, तो जूस वर्ल्ड के अंदर थोड़ा वो वोकल टेक्सचर जो है ना उसका वो थोड़ा चेंज था, कुछ अलग था कि यार वो पहले तो मुझे लगता था कि फटी हुई आवाज में गा रहा है फिर भी कुछ टाइम बाद में समझ आया नहीं यार ये मजा तो कर रहा है। मैंने लीन विद मी सुना था उसका, सुल्तान ने सुनाया था। ओके सही। तो उसके बाद से फिर मैंने ट्राई किया और फिर आगे ड्रेक सुनता हूँ, लिल वेन सुन लेता हूँ, जस्टिन बीबर सुन लेता हूँ। Who's the local artist that you love or would love to work with? Someone that you haven't worked with yet, जिसको आप सुनते हैं यार कि ये बंदा है, एक दिन काम करना है। अच्छा रैपर हो या कोई भी? सज्जाद अली। सज्जाद अली नहीं है, सज्जाद भाई के साथ काम करना है। मुझे ये परवाह नहीं है गाना चलेगा नहीं चलेगा, बस एक ख्वाहिश है। हाँ, और मैं तब करना चाहता हूँ कि जब वो खुद से मुझे उनको पता हो कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसे नहीं चाहता कि मैं उनके पास जाऊँ कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू और मेरे साथ गाना करे, मैं जानी हूँ। हाँ, मुझे ये नहीं पता। Like he should know also कि who you are। जिसको मैं ये चाहता हूँ कि जो जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ उनको पता हो मेरा, और फिर मैं बात करूं कि मुझे अपना बताना नहीं पड़े कि मैं कौन हूं। Wow, that's incredible, यार। मुझे एक बात बताना, let's talk about the album. You mentioned in the start of the interview that you're working on an album, another album, and this is your third record? Second record, right? This is your sophomore album. So sophomore album जो जिस पे अभी काम करें, कोई टाइटल है, कुछ सोचा है? मैंने नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे? ये नहीं बताऊंगा। अभी काम कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं कुछ और बता के चले जाऊँ। हाँ बता दें और फिर बाद में कुछ और निकले। नहीं पता है क्या, मैं कैमरा ऑफ करके पूछ लूंगा, खैर है, कोई टेंशन नहीं, मैं बता दूंगा। बट जो ओके चले, मुझे इतना बता दें कि नई एल्बम, क्योंकि जाहिर है इंसान का पहला जो एल्बम होता है ना वो लॉन्च पैड होता है, वो होता है कि यार ये है, आ गया भाई जानी मार्केट में, यू नो, और वो आपकी एक इमेज बना देता है। हाँ, नॉस्टैल्जिया थी, उसने आपकी एक इमेज बना दी ना नॉस्टैल्जिया की, और उसने एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि मैं ये हूँ। अब जब मैं ये हूं तो जाहिर है लोगों को पसंद भी आया, लोगों ने प्यार भी किया, एंजॉय भी किया। प्रेशर आता है सेकंड एल्बम पे, जिसपे आपने अब दिखाना है कि यार मैं यहाँ हूं, अब मैंने यहाँ जाना है। मैं कोई मौका ही नहीं छोड़ रहा। राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड एल्बम, हाउ इज इट डिफरेंट एंड व्हाट कैन द फैंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेकंड एल्बम? इसमें मैंने काफी चीजें ऐसी की हुई जो मैंने पहले नहीं की हुई। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ड्रिल पे नहीं आया कभी। ओह रियली, ड्रिल? हाँ, मतलब मैं इतना कोई हार्डकोर म्यूजिक नहीं बनाता। मैंने एल्बम में वो भी ट्राई किया हुआ है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ ऐसी ट्राई की हुई है कि जो कि मैंने पहले नहीं की, इस डर के मारे कि लोग मुझे जज ना करें कि यार तो एक्सपेरिमेंटेशन में तो मज़ा नहीं आया। तो एक्सपेरिमेंटेशन है। हाँ, कि मतलब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें अपनी छाप नहीं छोड़ी है। ओके, तो मुझे बताएं कि जब एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम आया तो डर था कि यार कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ? आपको एक एलिमेंट में रहना पड़ता है तब भी। कि आफ्टर ऑल मैं अपनी आवाज तो चेंज नहीं करूंगा ना, वो तो जानी की है, वो उस पे पता लग जाएगा आपको। राइट, सो डिफरेंट साउंड्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, साउंड्स थोड़े डिफरेंट हैं, मेलोडीज थोड़ी डिफरेंट हैं, और लिरिसिज्म बड़ा अलग है। लिरिसिज्म पे मैंने बहुत काम किया। रियली? किस तरह से, थोड़ा सा बताइएगा। लाइक वो जो मैंने आपको बताई थी कि एक गाना लिखा मैंने, एल्बम का ही है, और उसके अंदर वो जो मैंने आपको बताया था कि मैं अलग लेन बनाया था, तो उस पर हम लोग गले मिल रहे थे जब हमारे 500 व्यूज आए थे। तो उसके बाद मैंने एक बार मारी हुई कि हम गले मिल रहे थे कभी 500 व्यूज पर अब 500 बार बोलूं कि मिलियन छोटा है। समझ रहे आप? तो मतलब वो इस टाइप की थोड़ी, वो सुल्तान और मेरे ऊपर ही है वो गाना। रियली? ओके, मैं टाइटल नहीं बताऊंगा तब भी। कुछ ना बताएं आप, कुछ काफी कुछ बता रहे हैं। सो एल्बम के अंदर कोलैब्स हैं, फीचर्स हैं, कौन है इतना तो बता सकते हैं आप? सर मैं कुछ बता नहीं, कुछ तो बता दो ना यार, आप फीचर्स ही बता दो। चलो एक दो बता दो। ओके चलो, फाइन, डोंट टेल मी दैट। कैन यू एटलीस्ट टेल अस हु प्रोड्यूस्ड इट? हाँ, ये बता सकता हूँ कि उसके अंदर मैं काम करवा रहा हूँ अभी। राइट, तो जो भाई हैं, या उमैर है, ठीक है, सुल्तान, ठीक है, अब्दुल्ला कासुम भी भाई। अच्छा, अब्दुल्ला कासुम भी। अभी आगे जैसे जैसे कुछ गाने रह गए जो बनेंगे, अभी नहीं पता कि कौन बनाएगा। एंड व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द रिकॉर्ड? 2026 तक ही है। 2026? हाँ, स्टार्ट में। वाओ,
क्योंकि इससे पहले भी मुझे कुछ मेरी डील्स हैं जो चल रही हैं और मुझे पहले वो रैप करनी है, क्योंकि कुछ डील्स ऐसी हैं कि जिसपे मैंने अब चल रही हैं और मुझे वो साइन करके वो गाने उनको डिलीवर करने, तो वो गाने भी अभी आने हैं, तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूँ फिलहाल। मुझे एक बात, तो मैं सब चीज़ें एक साथ लेके चल रहा हूँ कि अपना चैनल भी अलग, फिर सुल्तान के चैनल से भी गाने डाल रहा हूँ, ठीक है, फिर फीचर्स अलग चल रहे हैं मेरे, फिर EP अलग चल रही है, फिर एक एल्बम पे अलग काम कर रहा हूँ। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस ब्रो? हो जाता है हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, लेट्स टॉक अबाउट मास अपील। आप एक लड़का फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ कराची, और जिस एरिया से आप हैं और जहां से आप हैं और जो बैकग्राउंड है हम लोगों का, मिडिल क्लास लड़कों का, जब हम सोचते हैं किसी के बारे में, somebody like नास, कि जी नास साहब जो है, मुझे यकीन नहीं आता ब्रो आज तक। मुझे खुद ही मैं खुद मुझे अपने भी यकीन नहीं आता। बट नास यार, मतलब ही इज लाइक, मतलब रैपर्स खड़े होकर सलाम करते हैं उस बंदे को, वो इसका बड़ा सीन है उस बॉय का, यू नो। अब उसने जानी को साइन करना है, ये कब पता चला? क्या रिएक्शन था जानी का पहली दफा ये सुनकर? नहीं, कॉल मेरी थी वो। अच्छा, क्योंकि मेरे पास उस वक्त भी 3 लेबल्स खड़े हुए थे काम करने के लिए। Really? जी हाँ। So you chose to work with Mass Appeal? Really? Wow, that's very cool यार। हमारे पास मास अपील भी था, हमारे पास 1-2 लेबल्स और भी थे जो कि खड़े हुए थे और जो कि इनसे ज़्यादा पैसे दे रहे थे हमें, लेकिन हम फिर भी मेरी ये कॉल थी कि मुझे मास अपील के साथ जाना चाहिए क्योंकि वो हिप हॉप रिकॉर्ड है, तो वो हिप हॉप लेबल है, वो समझेगा ये चीज़। तो हार्ट टू हार्ट मास अपील, मतलब व्हाट वाज इट लाइक वर्किंग विद देम? कैसा एक्सपीरियंस था आपका मास अपील के साथ? वैसे आपको बताऊं कि लॉजिस्टिकली कुछ चेंज नहीं है। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे बाकी लेबल्स काम करते हैं वैसे वो काम करते हैं और सेम ही था ब्रो, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल के साथ भी पहले काम किया हुआ था, अभी भी कर रहा हूँ, कुछ गाने हैं उनके, तो कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा। बस ये है कि वो जो टैग है ना मास अपील का, वो बड़ा कूल लगता है। डिड यू स्पीक टू नास? नहीं, मैंने कभी बात नहीं की। उनके मैनेजर से बात हुई है मेरी, लेकिन उनसे मेरी कभी बात नहीं। What was the feedback when you delivered the record to them? उनका फीडबैक क्या था? ब्रो मैंने वो चीज़ें सोची ही नहीं इतनी। अच्छा, हाँ, मैंने आज तक, मेरी मैनेजमेंट जो है वो मुझसे शिकायत करती है कि आप गाने डालते हो, आप बताते नहीं हो, क्योंकि स्पॉटिफाई जो है वो मेरे मैनेजर से शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत कर रहा है? इसने गाना डाला और इसने स्टोरी पे यूट्यूब का लिंक डाला हुआ, स्पॉटिफाई का क्यों नहीं डाला? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि मैंने 20 मिनट में गाना लिखा, अगले 2 घंटे में गाना यूट्यूब पे था, स्पॉटिफाई पे नहीं आ सकता 2 घंटे में। सही है, हाँ, मेक सेंस। तो ये है। आई थिंक यू आर वेरी ऑर्गेनिक एज अ पर्सन। मुझे ये फील आती है आपसे कि आप काफी ऑर्गेनिक, जो अंदर है वो बाहर है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप में इतना, बट ये जो, अब चलें, ये भी एक सवाल है कि अब एक इंसान इतना ऑर्गेनिक है और इतना जैसा हूं वैसा हूं वाला जब एटीट्यूड आपका होता है, तो कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं इंडस्ट्री में इस चीज को लेकर। आपको इस चीज का कभी डर होता है कि यार, क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि इंडस्ट्री में जैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे नहीं पसंद करते, कि उनको लगता है कि मैं जो इस तरह कहूँ, आप मुझसे कितनी दफा मिल चुके हैं, मेरे में कभी कोई चेंज मैंने तो नहीं देखा, तो लोगों को लगता है शायद मैं बनावटीपन कर रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जैसे यार हर वक्त तो इंसान इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता, यू नो। मुझे ये हिट आती है जब आपसे कोई मिलता है और कहता है यार जानी, यार तू बहुत कुछ ज्यादा ही ऑथेंटिक है। ये भी तो होता है ना कि तू थोड़ा सा दिल में बातें रखी नहीं जाती। मसला ये है, अभी मैं ये चीज सीख रहा हूँ कि यार ये बात नहीं बोलता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, ये नहीं बोलता, शायद बुरी लग जाए, बाद में मुझे फील होता है अच्छा हुआ मैंने नहीं बोली। But that's not, अब जाके मुझे ये चीज, ये सीख रहा हूँ, लेकिन मुश्किल हर चीज होती है, लेकिन सीखने से आती है। तो मुझे वो चीजें, मैं उस पर काम कर रहा हूँ खुद के ऊपर भी, कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं ना बोलूं तो वो बेहतर है, कि उसको ना पता हो तो ये अच्छा है, थोड़ा कंट्रोल। मैं अपने ऊपर क्यों सलाब लाऊं भाई, ये बात बोल के कि वो उसको, अब सबको पता है कि ये बंदा ऐसा है, लेकिन मैं क्यों बोलूं? उसने क्यों नहीं बोला? हाँ, मैं वो सेफ खेल रहा तो मैं क्यों सेफ? मैं बल्ली अपने सर पे क्यों लूं? हाँ, सही तो मैं ये बल्ली वाला सिस्टम रखता नहीं हूँ। और अब जाके, पहले मैं ऐसा ही था कि मुझे अगर कोई बात नहीं समझ आई ना ब्रो, मैं ले लेता था उस पे, मतलब बोल देते आप मुंह फट। हाँ, ओह माय गॉड, मैं उसका मजाक उड़ाने लग जाता था, तो मतलब मैं तो इस टाइप का। तो अब जाके मैं थोड़ा सीधा हो गया और मैं इस चीजों पे, मतलब थोड़ा समझ आ गई है, समझदारी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, पता लग रहा है कि लोगों से कैसे बात होती है, और काफी सारी चीजें जो हैं वो एज के साथ सेट होती हैं, वो हो रही हैं। मुझे एक बात है, यंग आर्टिस्ट जो अपने लिरिक्स पे काम करना चाहते हैं, पोइट्री पे काम करना चाहते हैं, जाहिर है
देयर आर फ्यू एमसीज जिनको वो सुनते हैं स्पेसिफिकली फॉर दैट रीजन, जैसे आप हैं, कुछ और भी एमसीज हैं। ब्रो सुनने की बड़ी गेम है। हाँ, सुनने की बड़ी गेम है ना। तो वो जब आपको सुनते हैं, यंग जो लड़के इस वक्त देख रहे हैं, फ्लो है, सब कुछ है, स्वैग भी है, लेकिन लिरिसिज्म में थोड़ा कच्चे हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपको? जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे तो कोई ज्यादा लोग नहीं थे। तला भाई थे, अंजुम, टीए और टीवाई। हमारे पास सुनने को इतना कोई उर्दू हिप हॉप में खास नहीं था ब्रो। हमारे पास सिर्फ यही थे दोनों जो बहुत टाइट लिखते थे उस टाइम पे। आज भी लिखते हैं, आज भी लिखते हैं ब्रो, आज भी लिखते हैं। और मुझे हैरत होती है, आप मुझसे पूछ रहे, मुझे ये हैरत हो रही है कि उनके पास कहाँ से इतने वर्ड्स आते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मैं भी सीख रहा हूँ कि कहाँ से आते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन आ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि उनको भी नहीं पता होगा कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो ये है कि और अब जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको, उनके पास तो वैरायटी है ब्रो सुनने के लिए, कि वो बहुत कुछ सुन सकते हैं। इतना म्यूजिक हो रहा है पाकिस्तान में। तो और जहाँ तक ये है कि सुन सुन के बंदा सीखता है। ये गेम ही ऐसा है कि इसमें आप सुनोगे ज्यादा, आपको ज्यादा म्यूजिक का पता लगेगा, और आप कुछ वर्ड सीखोगे। ठीक है, आप ज्यादा शायर पढ़ो। सागर सिद्दीकी पढ़ता हूँ मैं भी। वाह, सागर सिद्दीकी, उफ। तो मैं वो पढ़ रहा था। उनका वो था, आपको पता है कि उनको नहीं पता था कि उनकी गजल मेहदी हसन ने गा दी है। तो उन्होंने पान की शॉप पे सुनी थी। वो कौन सी? एक गजल थी, मुझे अभी पक्का नहीं पता वो कौन सी थी, लेकिन मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी उनकी वाली, कि उन्होंने कि मेहदी हसन ने उनकी गजल गा दी है। हाँ, उन्होंने वो पान की शॉप पे एफएम पे वो गजल सुनी थी। नहीं यार, वो बेसिकली वो थे, मैं गलत वर्ड यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो फकीर थे। हाँ, मतलब मलंग। हाँ, मलंग थे वो, सॉरी मलंग थे। वाह। तो कभी हाँ, और परवीन शाकिर पढ़ लेता हूँ। अमेजिंग। ठीक है। और तहजीब हाफी मुझे कभी कभी समझ आते हैं, कभी नहीं आते। Who's your favorite poet if you had to pick one? मैं ऐसे कहूँगा वो कि जॉन एलिया और सागर सिद्दीकी। सागर सिद्दीकी की क्या चीज पसंद है आपको? सागर सिद्दीकी जैसे जॉन एलिया का है ना कंटेंट, वो सागर सिद्दीकी का सेम वही है। तो सागर सिद्दीकी कौन सी आपको वो अटल थे बड़ा। मुझे मतलब ऐसे शायरी मुझे अपने लिरिक्स याद नहीं होंगे। आप शायरी पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे जॉन एलिया की भी याद नहीं होंगे। ओके। तो ये है कि But these are the two that खरी बात होती थी, मतलब तंजिया शायरी जो है ना, वो एक एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो दोनों के अंदर है, कि तंजिया शायरी जो है ना वो दोनों में है। वाह। हाँ, कि वो तंज लाजमी देते हैं। मुझे एक बात बताएं, हाँ नहीं, वो आपके भी लिरिक्स में मैं कभी कभार देखता हूँ तंजिया में तंजिया एक एलिमेंट आता है, वही फॉर्म है कि मतलब कभी कभार ना आप कुछ ऐसी बात करते हैं कि आप डायरेक्ट किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी देखें, आपने मुझसे पूछा, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कहाँ कहा है, लेकिन मुझे ये पता है। हमें याद है, हमें याद है। अब हम थोड़ा सा और आते हैं फ्यूचर प्लान्स का जानी के। ब्रो यार, you know what? I met Johnny like 2-3 years ago. 3 years ago? 2-3 years ago? 3 years. 3 years ago. When I met Johnny 3 years ago, Johnny was like this. And now Johnny's here. अब समझ मेरी बात? अब Johnny यहाँ पहुंच गए। और मैं पॉडकास्ट इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जाहिर है, देखिए, मैं आपकी तरह, मेरे भी जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। I'm very proud of you, bro. Like, I look at you and because I knew when I met you 3 years ago, I was like, this kid is going to be somebody. You know what I mean? He's going to be huge. And then you went huge, bro. मतलब mass appeal, album, EPs, tours, shows, millions of views, likes, comments, all of that. I was like, ये लड़का जो है ना, इस boy का सीन है. You know what I mean? I'm so happy for you, bro. Really, I am. Because I am a listener of yours. मैं actually आपकी music खुद सुनता हूँ, तो मुझे पता है कि कि what makes you special. What's the plan now? Because now, इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है, अब जिंदगी भी लंबी है, अभी आगे भी बहुत कुछ करना है. What's the plan for Johnny now? Album is in 2026. But what else does Johnny have in his mind in terms of development as an artist? Bro, मुझे बस अभी मैं इतना सोचता नहीं हूँ इन चीज़ों पे ना. मुझे बस ये होता है कि मैं गाने बनाऊं और डाल दूं. अभी भी वही सोच है, वही मेंटालिटी है कि गाने बनाऊं, डालो और डाल दो, बनाओ डालो. ओके. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ, एक आपको कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं अपनी, कि जैसे फेस वैल्यू बनानी है तो आपको वीडियोस बनानी लाजमी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में चलता है उस चीज़ पे सब कुछ. ठीक है, आर्ट जो है वो सेकंड पे आती है, पहले फेस वैल्यू आती है बंदे की. तो ये चीज़ें हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं जिन पे काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे लोग. लेकिन जो मेन जो एक फोकस हमेशा से जो रहा है वही रहेगा. वो ब्रो, वो मेरी पहचान है ब्रो. गाना बनाना, गाने की वजह से तो यहाँ बैठा हूँ, शक्ल पे थोड़ी बैठा हूँ. गाना बनाना निकालना है, ऐसा ही है. राइट. अब मुझे बताएं,
देयर इज समथिंग दैट वी आस्क अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट टू डू जब भी हमारे शो में आते हैं, क्योंकि जाहिर है यार मैं ये फील जेन्युइनली करता हूँ कि हमारे फ्यूचर जो है हमारे मुल्क का वो हमारे यूथ है यार, क्योंकि आगे उन्होंने ही लेके चलना है सब चीज़ों को। अभी जो लड़का 13-14 साल का बैठा हुआ जानी को सुन रहा है या देख रहा है, वो कहता है यार मुझे एक तो इसका जैसा बनना है, फिर दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बनूं कैसे या क्या करूं इस लेवल पे आने के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे एक 13-14 साल के जानी जैसे लड़के को जो अपने घर में बैठा हुआ इस वक्त देख रहा है, या लड़की को जो देख रही है? अच्छा म्यूजिक सुने, और बस ये है कि कहीं ना कहीं अगर माँ बाप मना कर रहे हैं तो कभी कभी ना सुनना भी अच्छा होता है। कभी कभी अपने दिल की सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। मतलब मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊं, सही है, और मेरे अब्बा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, और मैं आज यहाँ बैठ के पॉडकास्ट दे रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं बेहतर होती हैं लाइफ में, तो कभी कभी ना सुनना भी अच्छी बात है। और हर बात पे ऐसा नहीं कि ना सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल की करनी चाहिए और करो, इंशाल्लाह कामयाब करे अल्लाह पाक आपको। वंडरफुल जानी, thank you so much for being on the show, bro. Thank you. It's such a pleasure having you here, and I wish you the best of luck, my brother. Thank you, my brother. दोस्तों इसी के साथ don't forget to subscribe, don't forget to listen to the radio show, and I'll see you guys inshallah next time. अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।